अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जो ऑनलाइन क्लासेस में आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसको साथ के साथ तैयार भी कर रहे होंगे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है हमारे पास, और वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटे। टॉपिक सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है ये कि 5वें चैप्टर में हमारे है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये तो हमेशा ही आपके बहुत काम आना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की आपको करनी आनी चाहिए, ये आपके अब काम आना है। नेक्स्ट जो चैप्टर्स आपने पढ़ने हैं, स्पेशली आपने 6th चैप्टर जो पढ़ना है, वहाँ आपके बहुत ज़्यादा ये यूज़ होना है। अगर अब आपको ये समझ नहीं आया तो वहाँ आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। फिर सेकेंड ईयर में भी ये जगह जगह आपके काम आएगा। तो आज बेटे आपने बड़ा फोकस करके इस टॉपिक को समझना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आसान तरीके से और अच्छे से समझा दूँ और आपको समझ आ जाए, वो तरीका आपको पता चल जाए कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली कर सकते हो। मैं इसको इजी करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, तो आपने भी इसको फोकस करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते किसको हैं, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एटम में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि अगर हम कह रहे हैं कि किसी एटम में सपोज 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मौजूद हैं, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स किस किस ऑर्बिटल में, किस किस शेल में या किस किस सब शेल में मौजूद हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लगते हैं तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स हमारी हेल्प करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन से पहले वो प्रिंसिपल या रूल्स जो हैं वो हमने पहले अंडरस्टैंड करने हैं। सबसे पहले जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो हमारे पास है अबो प्रिंसिपल। अबो प्रिंसिपल जो है, अबो प्रिंसिपल हमारे पास नाम को अगर आप देखें अबो, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है वो किसी साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, इसको देखने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये किसी साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया है, जैसे अक्सर हम रख देते हैं नाम। लेकिन बेटे अबो जो है ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये किसी साइंसदान का नाम नहीं है। अबो का मतलब जो होता है वो होता है बिल्डिंग अप या टू कंस्ट्रक्ट। एक जर्मन वर्ड है अबो, और इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्ट या फिर टू बिल्ड अप, किसी चीज़ को बनाना। असल में हम इसके अंदर ये समझते हैं, अबो प्रिंसिपल हमें ये एक्सप्लेन करता है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये तरीक़ाकार हमें यहाँ से पता चलता है, इसलिए हम इसको कहते हैं अबो प्रिंसिपल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अबो प्रिंसिपल की डेफिनेशन की तरफ। अगर इसकी डेफिनेशन को हम देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन एनर्जी सब शेल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। क्या मतलब है इस बात का, अब इसको आपने ध्यान से समझना है। इस बात का मतलब है कि जब हम एटम में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने लगते हैं या इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम में जब फिल होते हैं तो वो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में फिल होते हैं। इसका मतलब कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा। ये जो प्रिंसिपल है ये रिलेट करता है बेसिकली दो चीज़ों से, एक तो एनर्जी ऑफ सब शेल और दूसरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इन लोअर एनर्जी सब शेल। मैंने क्लास में भी कई बार ये आपको बात कही है कि हर चीज़ की कोशिश होती है कि वो अपनी एनर्जी को लो रखे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या कोई भी सिस्टम जो होता है वो लो एनर्जी स्टेट पर ही सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब हमने कहा कि जो प्रिंसिपल है ये एनर्जी ऑफ सब शेल से रिलेट करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा, अब हमारे पास सब शेल्स हैं SPDF, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सब शेल की जो एनर्जी है वो लो है और कौन से सब शेल की एनर्जी ज़्यादा है। ये बात जानने के लिए कि किस सब शेल की एनर्जी लो है और किस सब शेल की एनर्जी ज़्यादा है, हाई है, N+L रूल हमारी हेल्प करता है। अब ये N+L रूल क्या है, इसको आप ज़रा अंडरस्टैंड करें कि N+L रूल क्या है। अगर N+L रूल की हम बात करें तो इसमें जो N है, N
आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एल जो है ये एज़ोमिथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं एस सब शेल की, 1s की मैं अगर बात करूं तो 1s ये जो आप कोफिशिएंट लगाते हो, ये कोफिशिएंट जो होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है, 1 है। और s, ये बात हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ी थी कि s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। p के लिए l की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। d के लिए l की वैल्यू 2 होती है और f के लिए l की जो वैल्यू होती है वो 3 होती है। ये हमने एज़ोमिथल क्वांटम नंबर में पढ़ा था। तो s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, आंसर हमारे पास आ गया 1। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2s, तो 2s पर अगर मैं n+l रूल अप्लाई करूँगी तो 2 क्या है, इसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। s के लिए जो एज़ोमिथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू अभी मैंने आपको बताया वो कितनी होती है, 0 होती है। तो 2 + 0 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2p, तो अब इसके लिए 2p के लिए 2p सब शेल के लिए n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, प्लस p की वैल्यू l यानी p की एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। अब देखिए p का जो एज़ोमिथल क्वांटम नंबर होता है वो कितना होता है, 1 होता है, वैल्यू 1 होती है। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पर 3s लिखूँ तो 3s के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये जो कोफिशिएंट होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें देता है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस s के लिए एज़ोमिथल क्वांटम नंबर कितना होता है, 0। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से आप इसको सॉल्व करते जाओगे। ठीक है, तो आपके पास एक टेबल बन जाएगा। अब उस टेबल को हम पूरा नहीं बनाते, उसमें बहुत टाइम लग जाना है। मैं यहाँ पर आपको आपकी बुक पर ही दिखा रही हूँ। आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा एक टेबल। इस टेबल को अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें हमें हर किसी की, अब ये देखिए 1s से लेकर सॉल्व किया हुआ है 7s तक, 1s से लेकर 7s तक हमने सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर। तो सबकी n+l की वैल्यू आ गई। अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगी, सबसे पहले हम वो यहाँ लिख देते हैं। चलें, सबसे पहले हम वो सब शेल लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन उस सब शेल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, जिसकी n+l वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी सब शेल की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n+l वैल्यू के। तो अगर n+l की वैल्यू छोटी है तो एनर्जी भी क्या होगी, कम। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाले सब शेल में जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को देखें तो सबसे कम वैल्यू आपको क्या नज़र आ रही है, 1। और 1 जो है वो किसकी वैल्यू है, 1s की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, 1s रखेंगे। उसके बाद इससे बड़ी वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको नज़र आ रही होगी 2। तो 2 किसकी वैल्यू है, 2s की वैल्यू है। तो दूसरे नंबर पर इससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, 2s की होगी। फिर 3। अब यहाँ पर देखें बाज़ दफ़ा हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दो सब शेल की n+l की वैल्यू सेम आ रही होती है। जैसे 2p की वैल्यू भी 3 आ रही है और 3s की वैल्यू भी 3 आ रही है। अब यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई हम पहले 2p को रखें या हम पहले 3s को रखें। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दो सब शेल्स के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो हम पहले उसको रखेंगे जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब आप किसके हिसाब से देखोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से देखोगे। तो हम यहाँ पर किसको रखेंगे, p को रखेंगे। हम यहाँ पर किसको रखेंगे, p को रखेंगे। यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 2p आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3s। देखिए मैंने किसको फॉलो किया, मैंने फॉलो किया प्रिंसिपल को। अभी देखिए ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 छोटा है और 3 क्या है, बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो अगर n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो आप प्रिंसिपल क्वांटम
नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दोगे, इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी पहले छोटे वाला रखोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर बड़े वाला रखोगे। ठीक हो गई बात। 3s के बाद 3 के बाद आप देखो 4 वैल्यू। अब अगर आप 4 वैल्यू को देखो तो 4 वैल्यू भी आपको नज़र आएंगी, एक ये वैल्यू नज़र आएगी और एक ये वैल्यू नज़र आएगी आपको। 4 दो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। अब हम इनमें से पहले किसको रखें? तो अगर आप यहाँ पर इसको देख रहे हो, 4 वैल्यू को देख रहे हो, तो ये जो आपके पास 4 वैल्यू है, अब ये जो 4 वैल्यू हैं आपके पास, ये 2 हैं। ठीक है, अब ये वाली जो 4 वैल्यू है वो है 3p की, और ये वाली जो 4 वैल्यू है वो है 4s की। ठीक है, 3p की और 4s की। अब आप खुद सोचो, अब खुद जवाब दो, अपने आप को आंसर करो कि हम 3p को पहले रखेंगे या 4s को। ऑब्वियसली 3p में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 3 है, और 4s में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 4 है। तो आप पहले जो है वो 3 को रखोगे, तो हम यहाँ पर पहले 3 को रखेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3p, और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 4s। समझ आ रही है? तो ये होता है हमारे पास n+l रूल। 4 के बाद हम रखेंगे 5। अब 5 में भी आपको 2 वैल्यू नज़र आ रही होंगी, ये भी 5 है और ये भी 5 है। ये 5 है 3d की, और ये 5 है हमारे पास 4p की। तो पहले हम 3d को रखेंगे क्योंकि उसमें 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा है, तो हम लिखेंगे 3d, और उसके बाद हम लिखेंगे 4p। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? 4p लिखेंगे। अच्छा, तो इस तरह से n+l रूल को अगर हम फॉलो करते चले जाएं तो हमारे पास एक सीक्वेंस बनता चला जाता है। ये सीक्वेंस है अबॉव प्रिंसिपल। अबॉव प्रिंसिपल कहता है पहले लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो पूरा भरेगा, फिर उससे हायर में जाएगा इलेक्ट्रॉन, वो पूरा भरेगा, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो उससे नेक्स्ट में जाएंगे। तो ये है हमारे पास n+l रूल। अच्छा बेटे, अब ये n+l रूल जो है ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है वो ये पूरा टेबल ड्रॉ करें और इस सीक्वेंस को जो है वो वहाँ पर लिखें। तो हम अपने लिए जो है वो आसानी कर लेते हैं। इसको आसान करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका होता है उसमें हम ये क्रॉस करते हैं, जो आपकी बुक में बनाया होगा। मैं उस तरीके पर नहीं जाती क्योंकि उसमें भी हमें सेपरेटली उसको बनाना पड़ता है। उससे भी एक आसान तरीका है, हम उस तरफ जाएंगे। अब आपने करना क्या है, मैंने आपको समझा दिया है कि n+l रूल क्या है, लेकिन आपने ये सीक्वेंस याद करना है। ठीक है, सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस हमारे पास है S S P S P S D P S D P S F D P S F। इसको आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो ये सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा। बड़ा आसान सा सीक्वेंस है, SSP SPS DPS DPSF DPSF। आपने इस सीक्वेंस को इस तरह से 2-3 बार रिवाइज करना है तो ये आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा। अब ये सीक्वेंस हमारी हेल्प कैसे करता है? अब सपोज कर लें कि आप किसी एटम की कन्फिग्रेशन करने लगे हो, तो आपने सिंपली जो है वो सीक्वेंस को लिखना है। ठीक है, SSP SP S D P S D P S F एंड अगेन DPSF। आपने सीक्वेंस लिख लिया। पहले स्टेप पे आपने सीक्वेंस याद किया, आपने वो सीक्वेंस लिख लिया। जब आपने सीक्वेंस लिख लिया तो सीक्वेंस लिखने के बाद आपने क्या करना है? नंबरिंग करनी है। एस की नंबरिंग करनी है, 1 2 जितने भी एस हैं, 3 4 5 6। मैंने सारे एस को नंबर कर दिया। उसके बाद मैं पी को नंबर करूँगी। अब देखें, पी जो है वो सेकंड शेल से शुरू होता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। पहले शेल में तो पी सब शेल होता ही नहीं है, तो ये हमेशा कहाँ से शुरू होगा? 2 से। 2 3 4 एंड 5। आगे होता तो हम 6 कर देते। उसके बाद पी के बाद मैं नंबरिंग करूँगी डी को। डी सब शेल थर्ड शेल में होता है, सेकंड तक डी नहीं होता, तो हम इसकी नंबरिंग शुरू करते हैं थर्ड से। 3D 4D, आगे होता तो 5D। इस तरह हम F की नंबरिंग कर देते हैं। F की नंबरिंग जो है वो 4 से स्टार्ट होती है, तो 4F।
तो आपने इस तरह से सबको नंबर कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होने हैं। सबसे पहले 1s में होंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। अगर आप इस सीक्वेंस को टैली करेंगे अपनी बुक में n+l रूल से, तो आप देखेंगे कि n+l रूल से जो सीक्वेंस बनता है ये भी वही सीक्वेंस है। तो बजाय इसके कि वो पूरा टेबल करें, तो ये सीक्वेंस SSP, SPS, DPS, DPSF, DPSF, ये सीक्वेंस याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हर्ट्ज रूल है। हर्ट्ज रूल क्या होता है? हर्ट्ज रूल हमारे पास होता है, इफ द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड, और आपने एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें रखने हैं। दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल विद सेम स्पिन rather than the putting them in orbital with opposite spin। अच्छा, इसको अब समझिएगा क्या मतलब है इसका। अब देखें, हमारे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। मैंने इसको अरेंज कर लिया। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? SSP, ठीक है। P आखिरी सब शेल है, तो हमें पता है कि P के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, PX, PY और PZ। तो मैंने 2P को उसके ऑर्बिटल्स में स्प्लिट करके रख लिया, 2PX, 2PY, 2PZ। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करूँगी। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये बात जहन में रखिएगा। अब ये देखें, मैं इस एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्लेस कर रही हूँ, 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 1 2, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। अब मैं बाकी के इलेक्ट्रॉन इनमें प्लेस करूंगी। अब मैं यहाँ पर लिखूँ 3, आगे 2 ऑर्बिटल एम्प्टी हैं। तो हर्ट्ज रूल ये कहता है कि बजाय इसके, अगर खाली ऑर्बिटल मौजूद हैं, तो बजाय इसके कि हम एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस करें, जैसे हमने ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस किए विद ऑपोजिट स्पिन, एक का स्पिन इस तरफ है और एक का स्पिन इस तरफ है, ऑपोजिट स्पिन। तो बजाय इसके कि हम एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ प्लेस करें, बेहतर है कि हम उन इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिटल में रख दें। और जब हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग ऑर्बिटल में रखते हैं, तो उनको सेम स्पिन पे रखते हैं। ये देखिए, इसकी डायरेक्शन ये है, तो मैंने इसकी डायरेक्शन भी यही ड्रॉ की है, ये सेम स्पिन पर रखे हैं। ये है हमारे पास हर्ट्ज रूल, ठीक है। और ये उसी वक्त होता है जब एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद हो। अगर ये दोनों ऑर्बिटल ना होते तो फिर हम इस इलेक्ट्रॉन को इसी ऑर्बिटल में एडजस्ट करते, लेकिन जब एक ही ऑर्बिटल में आप रखोगे, यानी सिंपल सी बात है कि अगर आप एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखोगे तो उन 2 इलेक्ट्रॉन को आप ऑपोजिट स्पिन के साथ रखोगे। लेकिन अगर आपके पास डीजेनरेट, अब ये तीनों के तीनों ऑर्बिटल डीजेनरेट हैं, क्योंकि ये भी 2p है, ये भी 2p है और ये भी 2p है। हमने मैग्नेटिक क्वांटम में पढ़ा था कि 2px, 2py, 2pz इनकी एनर्जी सेम होती है, इसलिए डीजेनरेट हैं। तो अगर आपके पास 2 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हों या 2 से ज़्यादा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हों, तो बजाय इसके कि आप इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन के साथ रखें, तो बेहतर है कि आप उनको अलग अलग ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ प्लेस कर दें। दिस इज कॉल्ड हर्ट्ज रूल। अब नाइट्रोजन के केस में देखें, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। अब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन 2s में नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि आबाउ प्रिंसिपल कहता है कि पहले लोअर एनर्जी लेवल पूरा भरेगा, तो पहले लोअर एनर्जी लेवल को पूरा फिल करें, 2। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 3 4। अब ये देखें, अब ये आ गए डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आ जाएंगे तो आपने पहले इसमें ये नहीं करना 5 और 6 इसमें रख दें, नहीं, 5 6 7। आ रही बात समझ में? क्योंकि जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हों तो बेहतर ये होता है कि आप इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल रखें, अलग अलग रखें। हाँ, अगर ज़्यादा है फिर मजबूरी है, उसको पेयर अप करना पड़ेगा। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 8वां बच रहा है। अब जब 8वां बच रहा है तो देखें, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। इसमें भी और इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, तो अब 8वां इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा, इसको फिल करेगा। अब जब 8वां इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा तो देखिए, इसका स्पिन और इसका स्पिन मैंने क्या बनाया? ऑपोजिट बनाया। तो एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे तो ऑपोजिट, ठीक है। अगर 9th इलेक्ट्रॉन होता तो आप उसको यहाँ ड्रॉ करते, 10वां इलेक्ट्रॉन होता तो आप उसको यहाँ ड्रॉ करते, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है हर्ट्ज रूल।